सो वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हम लोग 1857 का रिवोल्ट पढ़ रहे थे। मैंने आपको पिछली क्लास में कारण बताया था कि क्या वजह था कि 1857 में ही रिवोल्ट हुआ था। तो मैंने बहुत सारा कारण आपको बताया था, जिसमें आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक है ना, तात्कालिक कारण, ये सब पे हम लोग बात कर चुके थे। हम लोग जहाँ पे ख़त्म किए थे पिछली क्लास, वही से हम लोग स्टार्ट करेंगे। और आज हम लोग देखेंगे कि जो हमारे महानायक थे, जो इस विद्रोह को का नेतृत्व कर रहे थे, उनकी क्या भूमिका थी और कैसे हम लोग ईस्ट इंडिया कंपनी से लड़ रहे थे, और किस किस जगह पर कौन कौन व्यक्ति नेतृत्व कर रहे थे, और वहाँ पे कौन सा अंग्रेज़ अधिकारी उस विद्रोह को दबाया था। तो ये चीज़ हम लोग आज के क्लास में देखेंगे। आप बहुत बड़ा बड़ा नाम यहाँ पे देखेंगे। आप जो बहुत बड़ा नाम आता है रानी लक्ष्मीबाई, है ना, तो लक्ष्मीबाई का क्या कहानी था। तात्या टोपे, अंग्रेज़ को अगर जो सबसे ज़्यादा परेशान किए थे वो कौन थे? तात्या टोपे। तो तात्या टोपे का क्या कहानी है, वीर कुंवर सिंह कौन है, उनका क्या कहानी है, या दिल्ली में एक बूढ़े मुग़ल बादशाह है ना बहादुर शाह जफ़र का क्या कहानी है। तो एक एक करके हम लोग हर जगह का कहानी पे हम लोग बात करेंगे। महिलाओं का भी यहाँ पे योगदान था, जैसे मैंने रानी लक्ष्मीबाई का नाम बताया। इसके अलावा अवध की जो बेगम थी, बेगम हज़रत महल, उनका भी इस विद्रोह में काफ़ी रोल था। तो एक एक करके हम लोग हर विषय पे और हर जगह पे बात करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया था कि मेरठ में उससे पहले मैंने आपको बताया था, मेरठ से पहले, कि बंगाल में मंगल पांडे ने वो कारतूस जिस पे चर्बी मिला हुआ था उसका विरोध उन्होंने किया, और उसकी वजह से है ना उन्होंने अंग्रेज़ अधिकारी को मारा। फिर उनको फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया गया। आगे चलकर 6 मई को मेरठ में विद्रोही, या फिर आप कह सकते हैं जो सैनिक लोग हैं, फिर से विद्रोह करना शुरू किया, विरोध करना शुरू कर दिए कि हम लोग ये कारतूस का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने ऐसा रूल बनाया कि अब जो इसका विरोध करेगा उसको 10 वर्ष का सज़ा। तो जो सैनिक विरोध कर रहे थे उसको उठा के कहा जेल में डाल दिया गया। 10 मई का घटना है, क्योंकि 10 मई को शुरुआत माना जाता है इस विद्रोह का। 10 मई में क्या हुआ था कि 10 मई को जो विद्रोही सैनिक लोग जो थे, वो लोग क्या किए, जो जो सैनिक को कैद किया था अंग्रेज़ों ने, उन सैनिकों को छुड़ाए, हथियार वहाँ से ढेर सारा लिए और वहाँ से कूच कर दिए, किधर की ओर? दिल्ली की तरफ। और 11 मई को वो सुबह सुबह कहाँ पहुँचे? दिल्ली पहुँचे। तो यहाँ तक हम लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके थे। अब हम लोग देखते हैं कि दिल्ली पहुँचने के बाद क्या होता है। तो चलिए, 11 मई सुबह सुबह का समय था। हमारे वीर सैनिक है ना दिल्ली पहुँचे। अब सैनिकों में जोश तो बहुत ज़्यादा था, ऊर्जा तो बहुत ज़्यादा था, लेकिन नेतृत्व करता नहीं था कि लीड कौन करेगा हमारे इस विद्रोह को। एक लीडर चाहिए मुझे, हम लोगों को एक लीडर चाहिए जिसका अच्छा खासा नाम हो। नेतृत्व करने वाला कौन है? तो लोगों ने डिसाइड किया, सैनिकों ने डिसाइड किया कि मुग़ल बादशाह, उस समय मुग़ल बादशाह थे बहादुर शाह जफ़र, जिसको बहादुर शाह द्वितीय भी हम लोग बोलते हैं, जो अंतिम मुग़ल बादशाह थे, कि चलो मुग़ल बादशाह ही हमारा क्या करेंगे, हमारे सेना का नेतृत्व करेंगे। तो चलो लाल किला की तरफ। तो मुग़ल बादशाह उस समय लाल किला में रह रहे थे। अब मुग़ल बादशाह जो बहादुर शाह जफ़र थे, वो ऑलरेडी अंग्रेज़ के पेंशन पे जी रहे, मतलब अपने बहुत कमज़ोर व्यक्ति। ऐसा नहीं कि मुग़ल सम्राट, नाम बड़ा रहता है मुग़ल सम्राट, है ना। तो ये मुग़ल सम्राट उस मुग़ल सम्राट जैसे नहीं थे, या वो जो रुतबा होता था मुग़ल सम्राट का वो ख़त्म हो चुका था अकबर के ज़माने में, है ना, जहांगीर के ज़माने में, फिर शाहजहाँ के ज़माने में, या औरंगज़ेब तक, है ना। औरंगज़ेब तक बहुत दबदबा रहा मुग़लों का। यहाँ पे मुग़ल के नाम से भी बहुत लोग खौफ खाते थे। लेकिन औरंगज़ेब के मरने के बाद धीरे धीरे मुग़ल क्या हुआ, बहुत कमज़ोर हो गया। अब 5 किलोमीटर रेंज में भी उनको कोई पूछता नहीं था, है ना। अब बस नाम था, वो सिर्फ नाम था मुग़ल बादशाह। तो सैनिक ये बात जानते थे कि मुग़ल बादशाह कमज़ोर है, लेकिन बस उनके नाम से उनको बस हम लोग एक चेहरा बनाएंगे, एक सिंबॉलिक लीडर बनाएंगे। तो वो एक सिंबॉलिक लीडर थे, कठपुतले थे। काम कौन करेगा? सैनिक लोग ही करेगा। अब देखो होता क्या है, सैनिक लोग बढ़े लाल किला की तरफ, जहाँ पे बहादुर शाह जफ़र रह रहे थे। बहादुर शाह जफ़र को जब सूचना मिला कि सैनिक आ रहे हैं, अब वो बेचारे ऐसे ही डरपोक और डर गए। बोले सैनिक आ रहे हैं तो पहले लाल किले का दरवाज़ा बंद करो। दरवाज़ा बंद किया, और कौन सैनिक आ रहे हैं? तो अंग्रेज़ सैनिक आ रहे हैं, क्योंकि वो लोग तो अंग्रेज़ी सैनिक थे। अब बहादुर शाह जफ़र को क्या पता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, वो लोग विद्रोह करके भागे। तो बहादुर शाह जफ़र ने क्या किया, लाल किला का मेन दरवाज़ा बंद करवा दिया। अब सैनिक लोग आए, टिंग टोंग बेल बजा रहे हैं, खट 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 कर रहे हैं, लेकिन दरवाजे नहीं खोल रहे। बोले नहीं हम नहीं खोलेंगे। तो उसके बाद
उधर से सैनिक बोले कि अरे खोलिए तो कुछ बात करना है, कुछ बात करना, बहुत है ना। उनको लग रहा था कि मेरे ऊपर अटैक तो नहीं आ रही लोग, अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी मेरे पे अटैक तो नहीं करेगा, इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने सैनिक को भेज दिया। तो उसके बाद क्या होता है, फाइनली उनकी बेगम जाके हिम्मत करती है, वही दरवाज़ा खोलती है। तो सैनिकों ने बताया कि दरअसल हम लोग बहादुर शाह जफ़र को मारने नहीं आए हैं, अंग्रेज़ हमको नहीं भेजा, हम लोग खुद अंग्रेज़ का क्या किए, हम लोग विरोध करके हम लोग एक विद्रोह कर दिए और हम लोग विद्रोही सैनिक हैं। तो जब बहादुर शाह जफ़र को ये बात पता चला, उनको बोला गया कि ये अंग्रेज़ की तरफ से नहीं आए, आपको मारने नहीं आए हैं, ये अंग्रेज़ का विरोध करके आए हैं, तो बहादुर शाह जफ़र और डर गए। बोले ये तो और ख़तरनाक बात है, तो विद्रोही सब मेरे ही आ रहे हैं, अब विद्रोही सब मेरे यहाँ आ रहे हैं तो पीछे से अंग्रेज़ भी मेरे यहाँ आएगा, ये तो और ख़तरनाक बात है। फिर लोगों ने समझाया कि अरे आप मुग़ल बादशाह हैं, आप उस अकबर, महान अकबर के वंशज है, ज़िल्ले इलाही जो थे, है ना, वो मुग़ल बादशाह का शान है ना, कम से कम याद कीजिए। तो जब लोगों ने मोटिवेट किया, लगातार मोटिवेट किया, तो पहली बार बहादुर शाह जफ़र को भी लगा कि हम वाकई में मुग़ल बादशाह हैं। अभी तो उसको लगता ही नहीं था कि मुग़ल बादशाह। तो सैनिकों ने काफ़ी उनको मोटिवेट किया और बहादुर शाह जफ़र एकदम मोटिवेट हो गए। अब वो बोली कि ठीक है, हम तुम्हारा नेतृत्व करेंगे, बताओ क्या क्या करना हमको। सैनिकों ने बोला आपको करना उतना कुछ नहीं है, बस आप नाम रहेंगे, आप नाम रहेंगे और आप अपने जितने आपके अधीनस्थ या जो जो आपके जान पहचान के राजा महाराजा जहाँ पे भी है, उनको आप चिट्ठी लिखिए और बताइए कि हम इस विद्रोह का क्या कर रहे हैं, नेतृत्व कर रहे हैं, उनको भी इसमें क्या कीजिए, शामिल कीजिए। तो बोले बस इतने का, और कुछ नहीं। बोले नहीं और कुछ नहीं, है ना। देखिए बहादुर शाह जफ़र बहुत बढ़िया कवि थे, शायर थे, दिल के बहुत अच्छे इंसान थे, कमज़ोर दिल के थे, वृद्ध हो चुके थे। तो इनका जो एप्टीट्यूड था वो बादशाह बनने लायक नहीं था। हाँ, ये कवि बन सकते थे, शायर बन सकते थे, लेकिन बादशाह लायक थे। बादशाह कठोर होना चाहिए, कठोर निर्णय लेने के लिए हमेशा रेडी होना चाहिए, वीर होना चाहिए, डर नहीं होना चाहिए उसके, तब वो बादशाह लायक होगा, वो भी मुग़ल बादशाह, बहुत बड़ा नाम। तो खैर चलिए, सैनिकों के कहने पर बहादुर शाह जफ़र मोटिवेट हुए और बहादुर शाह जफ़र ने कहा कि ठीक है, हम इस विद्रोह को संभालेंगे। लेकिन रियल में देखा जाए तो दिल्ली का बागडोर जो संभाले थे उसका नाम आप याद रखिएगा। देखिए आप तो एक नाम ये याद रखिएगा कि बहादुर शाह जफ़र, बहादुर शाह जफ़र। तो दिल्ली में अगर हम लोग बात करें कहाँ, दिल्ली की, तो आपको ये याद, अच्छा लास्ट में मैं आपको एक चार्ट बना के दिखा दूंगा, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेना या लिख लेना कि कौन जगह पर कौन नेतृत्व कर रहे थे, जो विद्रोही जो सैनिक लोग थे, और उनको दबाने के लिए कौन अंग्रेज अधिकारी वहां पे आए थे। ये भी सवाल बहुत पूछता है। तो एग्जाम में, आपके एग्जाम में ये सवाल आप देखिएगा, हर एग्जाम में का सवाल यहां से आपको देखने को मिलेगा कि नेतृत्वकर्ता का नाम, कौन नेतृत्व कर रहे थे इस 1857 का रिवोल्ट पे, कौन कौन जगह, लखनऊ में कौन कर रहे थे, बरेली में कौन कर रहे थे, है ना। हर जगह पे एक ये नाम पूछेगा और एक नाम क्या पूछेगा, उस विद्रोह को कौन अंग्रेजी अधिकारी दबाया था, तो वो नाम आपको याद रखना। तो वो मैं लास्ट में बना दूंगा एक साथ। अभी मैं अलग अलग जगह का अलग अलग आपको कहानी बताता हूं, ताकि कहानी की तरह आपको वो चीज़ क्या हो जाए, आपके जहन में बैठ जाए। फिर लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, ये लिख लेंगे, सबका नाम लिखेंगे और अंग्रेज अधिकारी का नाम, तो आपका ये पूरा ये वाला पार्ट क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए देख, दिल्ली से मैंने आपको बताया, दिल्ली के मुगल बादशाह क्या नाम है, देखिए नाम में बहादुर है, रियल में बहादुर थे नहीं ऐसे, है ना। बहादुर शाह जफ़र, ठीक है। बहादुर शाह जफ़र इस दिल्ली में इस विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे, लेकिन रियल में इस विद्रोह का नेतृत्व कौन कर रहे थे, तो रियल में इस विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे, उनका नाम था, याद रखिएगा ये नाम, बख्त खां, ठीक है। तो बख्त खां जो थे, है ना, वही इस विद्रोह का क्या कर रहे थे, नेतृत्व कर रहे थे। अब देखिए ये कौन है, बख्त खान कौन है, ये दरअसल बरेली के वहां पे जो सिपाही ने विद्रोह किया था उसके ये नेतृत्व करता था। और जब दिल्ली पहुंचा सैनिक, तो ये भी दिल्ली पहुंचे और उनमें ये क्षमता था, तो इन्होंने क्या किया, दिल्ली से रियल में नेतृत्व किया। जैसे अगर आप पॉलिटी पढ़े हैं या कभी मैंने आपको बताया, एक होता है डी ज्योर, एक होता है डी फैक्टो, है ना। इसे मैं आपको बता दूं, एक होता है डी ज्योर और एक होता है डी फैक्टो, है ना। पॉलिटिकल साइंस में ये टर्म आप सुने होंगे, या मैं आपको बता देता हूँ। डी ज्योर क्या मतलब होता है, क्या है, जैसे किस कागज में या सैद्धांतिक रूप से
सबसे ऊंचा पद किसका है या नेतृत्वकर्ता कौन है, वो हो गया कौन, डी जियोर। जैसे भारत में अगर भारत का संसदीय व्यवस्था को देखिएगा तो भारत के संविधान में सबसे ऊंचा पोस्ट किसका है, राष्ट्रपति का। लेकिन रियल में पावर किसके पास है, तो नाम मात्र का पावर जिसके पास होता है उसको हम लोग कहते हैं डी जियोर, जैसे भारत के प्रेसिडेंट। लेकिन रियल पावर, वास्तविक शक्ति जिसके पास होता है उसको हम लोग बोलते हैं डी फैक्टो। क्लियर। तो देश के प्रधानमंत्री, तो भारत में क्या है कि प्रधानमंत्री सबसे शक्तिशाली होते हैं, लेकिन कागज में राष्ट्रपति के सिग्नेचर के बिना कुछ नहीं होगा। लेकिन जब हम लोग उसको जाते गहराई में पढ़ते हैं तब पता चलता है कि राष्ट्रपति भी मंत्रिपरिषद के सलाह पर ही काम करते हैं, प्रधानमंत्री की सलाह पर ही काम करते हैं। तो प्रधानमंत्री रियल पावर होता है। क्लियर। तो ये नाम मात्र की पावर और ये रियल पावर, डी जियोर डी फैक्टो। तो यहां पे आप बता दो कौन डी जियोर है और कौन डी फैक्टो है, आप खुद बताना। ये चीज अगर आप समझ गए तो ये चीज समझ में आए। डी जियोर का मतलब क्या होता है, नाम मात्र का शक्ति जिसके पास है, और डी फैक्टो का मतलब क्या होता है, रियल पावर जिसके पास है। तो बहादुर शाह जफर डी जियोर है या डी फैक्टो, या बख्त खान डी जियोर है कि डी फैक्टो, ये आप डिसाइड कर देना। क्लियर है ना। अब देखिए ये विद्रोह चल रहा था, ये विद्रोह स्टार्ट हुआ दिल्ली में कितना तारीख को, आप बोल सकते हैं 11 मई से शुरू हो गया। 10 मई को ही मेरठ से स्टार्ट हो गया, दिल्ली 11 पहुंचे थे, 11 से मान ली मतलब मई के महीने में, गर्मी का महीना में ये विद्रोह शुरू हुआ। लेकिन ठीक ठाक विद्रोह चला। अब देखिए अंग्रेज जब ईस्ट इंडिया कंपनी को पता चला कि यहाँ से बहादुर शाह जफर नेतृत्व कर रहे हैं और यहाँ पे तबाही मचाया है, पूरा दिल्ली पे कब्जा कर लिया ये लोग, तो आप समझ लें हमारे इंडियन सोल्जर्स जो थे वो पूरा दिल्ली पे उन्होंने क्या किया, कब्जा कर लिया। अंग्रेज परेशान, तो अंग्रेज ने अपने मुख्य प्रमुख अधिकारियों को यहाँ पे भेजा इस विद्रोह को दबाने के लिए। उसका नाम आपको याद रखना है। तो ये 3 नाम आप क्या कीजिएगा, याद रखिएगा अंग्रेज की तरफ से। एक तो नाम है हडसन, ठीक है, एक का नाम है निकोलसन। हडसन निकोलसन ये ज़्यादा पूछता है। एक और उसका नाम है लॉरेंस, ठीक है। तो ये नाम याद रखिएगा, हडसन निकोलसन एंड लॉरेंस। ये लोग जो था ये दिल्ली में विद्रोह को दबा रहा था। इसमें निकोलसन जो है ये निकल लिया, मतलब पूरा दुनिया से निकल लिया, मतलब ये मारा गया। तो हम लोग का एक उपलब्धि कि अंग्रेज का एक बड़ा अधिकारी निकोलसन को हम लोग निकाल दिए दुनिया से, तो ये मारा गया। तो याद रखिएगा निकोलसन जो है ये मारा गया। लेकिन सितंबर आते आते, याद रखिएगा सितंबर आते आते दिल्ली पर पुनः कब्जा कर लिया ईस्ट इंडिया कंपनी, फिर से दिल्ली पे कब्जा कर लिया। तो मई में हमने लिया था और सितंबर आते आते कुछ महीने बाद ही दिल्ली पे ईस्ट इंडिया कंपनी कब्जा कर ली। अब देखिए हमारा ये जो विद्रोह था ये अनसक्सेसफुल क्यों हुआ, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। अगर आप देखा जाए इस विद्रोह को पढ़िएगा तो अनसक्सेसफुल हुआ ज़रूर, लेकिन बहुत सारा उपलब्धि और बहुत सारा चीज़ इस विद्रोह से निकलता है जो आगे चलकर लोगों को मोटिवेट किया। लेकिन हम लोग हारे क्यों, इसका क्या वजह था, तो लास्ट में मैं बताऊंगा आपको। जब पूरा पढ़ लेंगे तो इस विद्रोह में असफल होने का क्या कारण था, क्यों ईस्ट इंडिया कंपनी इस विद्रोह को पतन कर पाया, इसका डिक्लाइन क्यों हुआ, ये आपको पता चलेगा अंत में, ठीक है। तो आप यहां भी ये समझिएगा सितंबर आते आते ये लोग क्या किया, दिल्ली पे पुनः कब्जा कर लिया। बहादुर शाह जफर का क्या हुआ, बहादुर शाह जफर ये जाके हुमायूं के मकबरा में छिप गए। इनको पता चला कि अब अंग्रेज ढूंढेगा हम ही को, बोले तुम है ना बुढ़ापा में ढेर होशियार बन रहा था, रुक अब तुमको बताते हैं। और ये लीडर थे, तो सबसे जाके पहले हुमायूं का मकबरा में छिपे, बोले यहाँ तो हमको नहीं ढूंढेगा, लाल किला इधर उधर ढूंढेगा। लेकिन अंग्रेज को पता चला, वो फिर हुमायूं का मकबरा से इनको पकड़ लिया। इसके अलावा इनके पुत्र जो थे, इनके पौत्र जो थे, मतलब इनके ग्रैंडसन, उन लोगों को भी पकड़ लिया। अच्छा, अंग्रेज़ों ने भरोसा दिलाया था इनके पुत्र को, इनके पौत्र को, कि तुम लोग को हम क्षति नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन ये जो था है ना, ये लोग है ना भरोसे के लायक नहीं है। इन लोगों ने क्या किया, गोली मार दिया इनके पुत्र को और इनके पौत्र को, सबका हत्या कर दिया। और बहादुर शाह जफर को रंगून भेज दिया गया। रंगून कौन सा जगह, अभी वर्तमान में म्यांमार जो, उस समय बर्मा बोलते थे, मतलब भारत के बाहर बर्मा भेज दिया गया, रंगून इसको भेज दिया गया। आप रंगून सुने भी होंगे, गाना भी है, मेरे पिया गए रंगून, वहाँ से किए है टेलीफोन,
तुम्हारी याद सताती है, सुने होंगे गाना, है ना, रंगून, है ना। तो रंगून जो है, रंगून इनको भेज दिया गया अरेस्ट करके। अब वहीं पे इनको जेल में बंद। बहादुर शाह जफ़र का अगर आप अंतिम दौर का इतिहास पढ़िएगा तो बड़ा मतलब दर्दनायक इतिहास है उनका, बहुत दर्द भरा इतिहास है। क्योंकि अंतिम समय में बहादुर शाह जफ़र ने कहा, अंग्रेज़ों से रिक्वेस्ट किया, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट इन्होंने बहादुर शाह जफ़र ने किया। इनका कहना था कि मेरा जन्म हुआ है हिंदुस्तान की मिट्टी पे, मेरा बचपना बीतता है हिंदुस्तान की मिट्टी पे, मेरा यौवन बीता है हिंदुस्तान की मिट्टी पे, मैं मरना भी हिंदुस्तान की मिट्टी पे चाहता हूँ। मुझे बस कुछ गज का जगह दे दो जो कि मैं उसी हिंदुस्तान में, तुम अगर मुझे कैद रखना चाहते हो तो कैद ही रखो, लेकिन मुझे हिंदुस्तान की मिट्टी में कैद रखो, ताकि हम अपना अंतिम सांस, जहाँ पे हम सांस लेना स्टार्ट किए थे वहीं पे हम अपना अंतिम सांस क्या करना चाहते हैं, बिताना चाहते हैं। इन्होंने रिक्वेस्ट बहुत किया, लेकिन अंग्रेज़ों ने इनका कुछ भी नहीं सुना, और अंततः 1862 में रंगून में ही इनकी मृत्यु हो जाती है। तो लास्ट टाइम का जफ़र इनका एक कविता है, तो कविता बड़ा, है ना, बहुत दर्द भरा कविता इन्होंने लिखा था, बहुत रिक्वेस्ट किया गया था, लेकिन नहीं। अंग्रेज़ ऐसा क्यों किया, भेज देते बहादुर शाह जफ़र को। देखिए समझिएगा, एक तो अंग्रेज़ ने बहादुर शाह जफ़र को एंट्री नहीं दिया है, इसके अलावा जो भी मुगल खानदान से जो भी लोग बचे थे थोड़ा बहुत, सबको भारत छोड़ने का, है ना, भारत से भगा दिया गया, और उन लोग को कई साल तक इंडिया में आने का परमिशन नहीं दिया। क्योंकि एक बात तय था कि अंग्रेज़ को अगर डर था तो मुगल बादशाह से डर था, कि अंग्रेज़ को ये खौफ ज़रूर था कि ये मुगल ख़ानदान जो है इसमें कहीं ना कहीं अकबर का खून दौड़ रहा है, और कोई ना कोई फिर से एक अकबर यहाँ पे पैदा नहीं हो जाए, और अंग्रेज़ों का यहाँ पे क्या होगा, अंग्रेज़ों का दमन कर देगा वो, है ना। तो अंग्रेज़ को डर था तो मुगल बादशाह, क्योंकि मुगल बादशाह का उसने देखा था कहानी, खुद वो औरंगज़ेब के टाइम में वो लोग आया था और औरंगज़ेब से पिटाया भी था बहुत अच्छा खासा, तो इसको पता था कि मुगल बादशाह का कितना ताकत था। तो फिर से अगर कम बैक कर दिया मुगल बादशाह यहाँ इंडिया में, तो हमारे लिए मुश्किल खड़ा हो जाएगा, ऐसा ईस्ट इंडिया कंपनी या फिर उस समय अंग्रेज़ जब आ गया, क्राउन का शासन आ गया था, है ना, क्राउन ऐसा सोचने लगा, इसलिए मुगलों को यहाँ पे एंट्री नहीं मिला बहुत साल बाद। अभी लेटेस्ट रिसर्च जब हुआ, जब आज़ादी के बाद हम लोग, और फिर बहुत साल बाद हम लोग रिसर्च की कि आखिर वो मुग़ल ख़ानदान है कहाँ, है ना, वो लोग है कहाँ, तो कुछ ऐसा पता चला कि अभी हावड़ा साइड जो इधर बंगाल में है ना, कलकत्ता में हावड़ा ब्रिज के पास या हावड़ा स्टेशन के पास जो पन्नी उन्नी चिन्ने, प्लास्टिक जो होता है उसको चुनने का काम करते हैं, जो बोरा में देखते होंगे प्लास्टिक, या फिर बॉटल वोटल उसको रखने का काम करते हैं, वो लोग मुग़ल बादशाह, मतलब मुग़ल बादशाह के ख़ानदान से। तो ये हम लोग को पता चला, तो समझना मतलब दौर कैसे बदलता है। इसलिए एक गाना है बड़ा अच्छा कि सदा ना रहा है सदा ना रहेगा, ज़माना किसी का नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। तो कब आपका मतलब ज़माना पलट जाएगा, कब आप ऊपर से नीचे या कोई नीचे से ऊपर चला जाएगा, वो पता नहीं चलेगा किसी को। इसलिए ईगो, घमंड नहीं करना चाहिए। जो घमंड किया वो गिरा है, क्योंकि हम इंसान हैं, हम उड़ नहीं सकते। हम उड़ने का जहाँ कोशिश करेंगे, हम ज़मीन पे नहीं रहेंगे, उड़ने का कोशिश करेंगे, क्या होगा, धप से आप क्या होगे, गिर जाएंगे। तो यही हुआ मुग़लों के साथ। तो आप समझना, तो अंग्रेज़ों ने ये चीज़ किया, बहादुर शाह जफ़र और उसके ख़ानदान, और दिल्ली पे यहाँ पे क्या है, इन्होंने कब्ज़ा कर दिया। तो दिल्ली का तो ये घटना था। अब देखिएगा, दिल्ली के अलावा मई में दिल्ली में ये विद्रोह शुरू हुआ। इसके बाद ये विद्रोह जो है, जस्ट एक महीने के बाद लखनऊ में, ये विद्रोह जो है ये कहाँ, लखनऊ में ये विद्रोह जून के महीने में आरंभ होता है। अब देखिए लखनऊ में आपने देखा होगा, एक मैंने आपको बताया था जब कारण में बता रहा था कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत बहुत सारे राज्यों को मिलाया गया, जिसमें एक प्रमुख झांसी है ना। लेकिन उसमें क्या नियम था कि अगर कोई दत्तक पुत्र को, जो गोद लिया हुआ बच्चा है, अडॉप्ट जिसको किए, अगर उसको आप उत्तराधिकारी घोषित करते, या किसी राज्य में राजा का पुत्र नहीं है, नेक्स्ट उत्तराधिकारी नहीं है, तो वो राजा क्या होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी में विलय हो जाएगा। तो वो तो नियम था। लेकिन अवध जो है, लखनऊ मतलब अवध का अगर हम लोग बात करें, तो अवध में ऐसा नहीं था।
अवध में मुस्लिम शासन था, तो वहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट के तहत तो नहीं मिला पाया डलहौजी। तो डलहौजी ने वहाँ पे क्या किया, कुप्रशासन के आधार पर अवध को ईस्ट इंडिया कंपनी में मिला लिया, मतलब अवध पे कब्जा कर लिया। और अवध पे कब्जा कर लिया, बोला कि तुम्हारा प्रशासन ठीक नहीं है, तुम कुप्रशासन कर रहा है तुम्हारा, है ना, तो प्रशासन उसका गड़बड़ चल रहा है, इस आधार पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने वहाँ पे कब्जा कर लिया। अब देखना यहाँ पे यहाँ की जो बेगम थी उनका नाम था बेगम हजरत महल। याद रखिएगा, यहाँ की बेगम जो थी बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल, इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने अल्पवयस्क पुत्र को नवाब घोषित कर दिया अवध का। और समझना, इन्होंने अपने पुत्र को जो नवाब घोषित किया, ये ईस्ट इंडिया कंपनी यहां पे कब्जा कर दिया। बेगम हजरत महल, इन्होंने अपने अल्पवयस्क पुत्र को, है ना, क्या किया, नवाब घोषित कर दिया। अब अंग्रेजों को कहा, है ना, रास आएगा। अंग्रेजों ने लखनऊ पे, है ना, लखनऊ पे आक्रमण किया। लखनऊ में हुआ क्या कि एक अंग्रेज अधिकारी था लॉरेंस, है ना, लॉरेंस को यहाँ पे मार दिया। पहले लॉरेंस आए थे इस विद्रोह को दबाने के लिए लखनऊ में, लेकिन लॉरेंस को मार दिया गया, लॉरेंस यहाँ पे मर गया। अंततः क्या होता है, एक अंग्रेज अधिकारी था, उसका नाम था कैंपबेल, सॉरी कैंपबेल नहीं, कर्नल, हाँ कैंपबेल था, कैंपबेल जो था, कैंपबेल इस विद्रोह को क्या किया, लखनऊ के विद्रोह को अंततः दबा दिया। और लखनऊ में क्या किया, अवध में, उस इलाका में पूरा कब्जा कर लिया। तो लखनऊ का भी विद्रोह क्या हुआ, है ना, सक्सेसफुल नहीं हो पाया, वो अंततः क्या हो जाता, समाप्त हो जाता। अब देखिएगा, अब कहानी स्टार्ट होगा झांसी, और झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा तात्या टोपे के बारे में, वीर कुंवर सिंह के बारे में, है ना, किनका क्या क्या रोल था, उसको हम लोग समझेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए इतना ही, दिल्ली और लखनऊ का कहानी नेक्स्ट क्लास में हम लोग समझेंगे कि झांसी और आगे चलकर जगदीशपुर आरा, है ना, बिहार का, है ना, वीर कुंवर सिंह, देखेंगे क्या क्या उन्होंने वीरता दिखाया। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।